The biological classification involves the grouping of organisms, grouping of the living organisms of various kinds into particular categories, particular respective categories. So this is biological classification, need and types of classification, merits and demerits. This we will have to understand by this PPT. Some history about classification and what is the need for classification. So need for classification. What is the need in the first place? पहले place में need ही क्या पड़ी? Classification. क्यों हमें क्लासिफाई करना जरूरी हो गया, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो स्लाइड में? आप देख रहे हो कि वाई वी हैव देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मींस मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी, make the study of organism easy, tell which organism resembles each other। तो पहला नीड तो यही है कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान बना देता है। कि अगर हम बिना क्लासिफाई करके और ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इतनी इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी है, 1.7 मिलियंस में है, 1.8 मिलियंस अप्रॉक्सीमेटली, और नए हर रोज नए ऑर्गेनिज्म जुड़ते भी रहते हैं, तो स्टडी बहुत हार्ड हो जाएगी। पर अगर हम उस स्टडी को इजी करना चाहते हैं ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजी में हमें काम ऑर्गेनिज्म से ही पड़ेगा, चाहे हम प्लांट्स से हमें रिलेट काम पड़े, मीन हम स्टडी करना पड़े। हमारे फील्ड में ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई माइक्रोबायोलॉजी में चला गया तो उसे हर वक्त माइक्रोब से घिरा रहना पड़ेगा, माइक्रोब्स को कल्चर पे ग्रो कराना पड़ेगा, माइक्रोब्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी, माइक्रोब्स के ग्रोथ करवानी पड़ेगी, माइक्रोब्स से प्रोडक्ट्स बनवाने पड़ेंगे। कोई अगर फार्मेसी में चला गया तो भी उसको जो ड्रग वो बना रहा है उसको ही देखना पड़ेगा कि माइक्रोब से कितना इफेक्टिव है, माइक्रोब्स को कितना किल कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एमबीबीएस में चला गया और डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टरी में उसको कौन सी बीमारी हुई है, बीमारी से कौन से माइक्रोब्स रिलेटेड है। तो चाहे मैं कह रही हूँ कि किसी भी रिलेशन में बायोलॉजी में हमको यही देखना है कि हम जो है कि वो ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो रहा है, वो उनको पढ़ने में आसानी हो रही है। पहला पॉइंट तो यही है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टेल विच ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। और अगर हम क्लासिफाई करते हैं हम ये भी बता पाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिजेंबल करता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट जो है, हेल्प इन सॉर्टिंग आउट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। और जो आपका क्लासिफिकेशन का सेकंड नीड है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम सॉर्ट कर सकें। हम हमेशा क्लासिफिकेशन इसी वजह से ही करते हैं, हम थोड़ा ऑर्डर में रख सके चीज़ों, ठीक है, सॉर्ट आउट कर सके। अगर हमारी चीज़ें ऑर्डर में रहेंगी तो हमें जहाँ से जो ज़रूरी होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, हम वहीं ढूंढेंगे, वहीं हमें मिलेगी। तो सॉर्टिंग करने के लिए, हेल्प इन सॉर्टिंग आउट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, हेल्पिंग स्टडिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। और हम क्लासिफिकेशन से उनकी एवोल्यूशन और उनकी ओरिजिन भी पढ़ सकते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं, उनकी ओरिजिन क्या थी। जैसे एम्फीबिया का ओरिजिन हम देखते हैं कि फिशेस में है, कुछ ऐसी लोब फिन फिशेस थी जो जिनसे ही एम्फीबियन ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। लोब फिन बोलते हैं उनको, LOB, लोब FIN, फिन। लोब फिन फिशेस से एम्फीबियंस बने, सीलोकैंथ नाम की एक फिश है उससे बने हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एवोल्यूशन भी हमें पता चलेगा उससे। We also understand about evolution. The need for classification is because of these things.
टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ये हमारा रिकैप है पुराने पिछले वाले चैप्टर में। फर्स्ट में हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स पढ़े ही थे, ठीक है। जैसे लाइफ है, लाइफ डोमेन तो उसमें नहीं थे, किंगडम से था उसमें। तो लाइफ सबसे बड़ा डोमेन, लाइफ डोमेन्स में डिवाइडेड है, 3 डोमेन्स हैं लाइफ के। तो लाइफ इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। डोमेन्स के अंदर किंगडम्स आते हैं। डोमेन्स 3 हैं, यूकार्या, प्रोकैरिया और आर्किया, ये 3 डोमेन्स हैं। और उन डोमेन्स में किंगडम आते हैं। तो यूकैरिया में 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया। और प्रोकैरिया डोमेन में एक ही है, मोनेरा, ठीक है। और आर्किया डोमेन में भी एक ही है, आर्की बैक्टीरिया। 3 डोमेन्स में अलग अलग किंगडम्स हैं। इसको अगर गूगल से भी देखें इसकी इमेज तो हमें मिल जाएगी। वी विल सी व्हेन हम पीपीटी कंप्लीट कर लें, 2-3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझ लें, फिर हम इसकी इमेज देखेंगे 3 डोमेन्स की। देन फाइलम, किंगडम मैंने आपको बताया कि अलग अलग डोमेन में अलग अलग किंगडम्स होंगे। किंगडम के अंदर फाइलम्स होते हैं, हर किंगडम के अंदर कुछ ना कुछ फाइलम होते हैं। जैसे प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स हैं, तो प्लांट्स में डिवीजन वर्ड यूज होता है, बट एनिमल्स में फाइलम वर्ड यूज होता है। और एनिमल किंगडम में 13-14 फाइलम्स हैं। तो फाइलम फॉर एनिमल्स, डिविजन्स फॉर प्लांट, क्लियर। और फाइलम के अंदर क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर ऑर्डर होते हैं, क्लियर। यस मैम। यस मैम। ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर के अंदर फैमिली होती है और फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। तो ये हमारा पिछले चैप्टर का ही रिकैप है, इसमें कोई इतना नई चीज नहीं है, बस थोड़ी नई चीज आपकी डोमेन और किंगडम की थी। देन आपका नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में इंट्रोडक्शन है कि एरिस्टोटल फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्टरी क्लास में भी, तब भी हमने देखा था कि एरिस्टोटल का हैबिट ऐसा था कि वो इधर घूमता फिरता ज़्यादा था और वो लाइफ को ऐसा ऑब्जर्व करके और फिर उनसे वो कह सकते हैं क्लासिफाई करने की कोशिश करता था। उसने सारी लाइफ को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया था। एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में एरिस्टोटल के ही से एक पैराग्राफ से ही स्टार्टिंग होती है। ये एनिमल और प्लांट में उसने लाइफ को डिवाइड कर रखा था एरिस्टोटल, ठीक है। प्लांट को उन्होंने 3 में डिवाइड किया था, सॉफ्ट स्टेम वाले हर्ब्स, सेवरल और सॉफ्ट वुडी वाले श्रब्स, 1 हार्ड वुडी वाला ऑर्गेनिज्म ट्री। तो एरिस्टोटल ने पौधों को 3 तरीके के पौधे में बांट दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। एनिमल्स को उसने 2 कैटेगरीज में बांटा, बेस्ड ऑन आरबीसीज उसने बांटा एनाइमा और इनाइमा में, और बेस्ड ऑन हैबिटेट उसने बांटा एयर ड्वेलर, वाटर ड्वेलर एंड लैंड ड्वेलर। कौन कहाँ रहता है उसके हैबिटेट के बेसिस पे उसने डिवाइड किया। एनाइमा और इनाइमा कौन से ऑर्गेनिजम्स को बोलता था वो, एनाइमा और इनाइमा? इसको पढ़ के बताओ कोई मुझे, पॉइंट्स को पढ़ के बताओ। एनीवन हेल्प मी, बिकॉज इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ूं, कुछ पॉइंट्स आप पढ़ो। Anaima is a group of animals that do not contain the red blood corpuscles. And Enaima is a group of animals that contain the red blood corpuscles. This classification was based on external observable characteristics. तो इसकी क्लासिफिकेशन उसने एनाइमा जो रखा तो ऐसे एनिमल्स को रखा जिसके अंदर आरबीसी नहीं होते, और इनाइमा रखा जिसके अंदर आरबीसी होते। और उसकी क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की ऑब्जर्वेबल, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती थी, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम, इसकी क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता था? आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता था। एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते थे। इसके कुछ मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। बताओ, उसको पढ़ो, रीड दिस ऑल्सो।
It classifies on the basis of only one or a very few specifically chosen morphological features. Merits. First novel attempt of classification of living organisms. Quick and easier as very few characters were considered. Now demerits. Arbitrary and unstable classification and very few characters considered. Very limited information obtained. Evolutionary relationship not studied. Identifying new species was difficult. ठीक है, तो उसने एक या एक थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के ऊपर जो उसने खुद नहीं चुने थे, स्पेशली चूज किए थे, उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया एरिस्टोटल ने। मेरिट्स क्या हुए इसके? ये फर्स्ट नॉवल अटेम्प्ट था दुनिया में जिसकी शुरुआत हुई, क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, तो वो एरिस्टोटल से ही हुई, तो ये एक मेरिट हो गया। जब भी कोई कुछ नया बना रहा है जो अभी तक नहीं बना, तो वो तो सबके लिए एक मेरिट ही काउंट होगा, एडवांटेज ही काउंट होगी, गलत थोड़ी काउंट होएगा। क्विक एंड ईजियर एज वेरी फ्यू कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। थोड़ा क्विक मेथड होता था, ये इजी मेथड होता था क्योंकि कम से कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेते थे। तो डीमेरिट्स क्या होते थे? आर्बिट्री एंड अनस्टेबल क्लासिफिकेशन होती थी एंड वेरी फ्यू कैरेक्टर कंसिडर, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर ही मतलब नजर में लिए जाते थे, बहुत कम कैरेक्टर्स ही कंसिडर किए जाते थे। इस वजह से आर्बिट्री और अनस्टेबल रहता था। रैंडमली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता था रैंडमली, ठीक है। जिसको नहीं भी रखना चाहिए था उसको भी ग्रुप में रख दिया था। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, बहुत कम लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी गई थी इसमें, क्योंकि अगर कम से कैरेक्टर्स पे हम क्लासिफाई करेंगे तो काफी ऐसे ग्रुप भी बन जाएंगे जिसमें अननोन या जो नहीं आने चाहिए वो वाले ऑर्गेनिजम्स भी उस ग्रुप में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये बोला गया कि इट इज वेरी लिमिटेड, डिपेंडिंग ऑन वेरी लिमिटेड फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नॉट स्टडीड। इसमें कोई भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी नहीं करी गई थी। आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीशीज वाज डिफिकल्ट, और इसमें नई स्पीशीज को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था। तो इसके डीमेरिट्स भी थे। मेरिट्स इसके बस दो थे कि ये क्विक और इजी है और नया मेथड था, यही इसके मेरिट्स हैं, बाकी इसके डीमेरिट्स ज़्यादा थे। तो हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल के सिस्टम के बारे में, ठीक है। एरिस्टोटल का सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी बोला जाता है। और एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल में पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया था, डिवाइडेड ऑल लाइफ इनटू टू। प्लांट को उसने 3 में बांटा बेस्ड ऑन स्टेम टेक्सचर और स्टेम स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्टेम वाले हर्ब्स, सेवरल सॉफ्ट वुडी श्रब्स और हार्ड वुडी ट्री। और एनिमल्स को उसने आरबीसी और हैबिटेट के बेसिस पे बांटा था। हैबिटेट के बेसिस पे उसने जो जहाँ रहता था उसको वो बोल दिया था कि अगर हवा में रहने यानी एव्स को उसने एयर ड्वेलर्स बोल दिया था। इंसेक्ट भी उसने इसी में रख दिए थे, क्योंकि हवा में तो इंसेक्ट भी उड़ते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, उनके पंख होते हैं, हनी भी होती है, वो भी उड़ती है, बट हनी भी और एव्स एक ही कैटेगरी के थोड़ी हैं। एयर ड्वेलर तो वो हैं बट दे आर नॉट बिलोंग टू सेम कैटेगरी। तो वो क्लासिफिकेशन वो गलत हो गया। अगर हम सिर्फ एयर के बेसिस पे या हैबिटेट के बेसिस पे किसी को बांटेंगे, अब समुद्र में कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, डॉल्फिन भी है, मैमल है जो कि, ठीक है, ऑक्टोपस भी है जो कि एक मोलस्क है। तो अगर हम ऐसे हैबिटेट पे रखने के लिए आएंगे तो हम बहुत सारे ऐसे अनकॉमन ऑर्गेनिजम्स को एक ही साथ रख देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एनिमल्स को हैबिटेट की बेसिस पे बांट दिया एरिस्टोटल ने। लैंड ड्वेलर्स में उसने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रख दिए जो लैंड ड्वेलर्स थे। तो ये एक सिस्टम पर स्टार्टिंग की सिस्टम थी, क्योंकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता था। ऑब्जर्वेशन जैसे देखता था और वो वैसा उसको बांट देता था। एनाइमा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट कंटेन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी उसने, क्योंकि वो डिसेक्शन भी करता था एरिस्टोटल, तो जिसमें खून निकलता था उनको इनाइमा में रख देता था, जिसमें आरबीसी होते थे, जिसमें खून निकलता वह नहीं दिखता था उनको एनाइमा में रख देता था, डू नॉट कंटेन आरबीसी। बट हमें पता है कि कुछ ब्लड दूसरे रंग के भी होते हैं, जैसे कि
कॉकरोच में भी ब्लड होता है, बट उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोसाइनिन होता है जो कि व्हाइटिश कलर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ब्लड ही नहीं है। तो उसको इतना नहीं पता था बिकॉज उस टाइम पे साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। साइंस डेवलप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेसिस पे क्लासीफाई होता था। तो हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए उसके मेरिट्स और डीमेरिट, मेरिट सिर्फ ये कि नया सिस्टम था, नॉवल सिस्टम था। डीमेरिट्स ज़्यादा थे कि आर्बिट्री रैंडमली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया था, अनस्टेबल था, वेरी फ्यू कैरेक्टर कंसिडर किए जाते थे, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती थी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सब पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, नेचुरल सिस्टम आता है। नेचुरल सिस्टम जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर का था। तो इसमें क्या किया, थोड़ी साइंस और डेवलप हो गई। जब बेंथम और हुकर ने डिस्कवरी करी तब उन्होंने थोड़ा सेल के स्ट्रक्चर को कंसिडर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, तो सेल के अंदर उनको जो जो ऑर्गेनेलीज दिखती थी, सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करे जाने लग गया। एनाटॉमी के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करे जाने लग गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ता था जोसेफ डाल्टन। चाहे प्लांट हो उनके भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़े जा सकते हैं और एनिमल्स के भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़े जा सकते हैं। तो चिक में जैसे कि अगर किसी अंडे को इंक्यूबेट कराया जाए आर्टिफिशियली, तो उसके अंदर अंडे में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है चिक का, उससे हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ी जाती है। जो जूलॉजी पढ़ते हैं वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो चिक का एम्ब्रियो पढ़ते हैं वो। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते थे, फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफाई करा जाने लग गया है जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर के टाइम पे। तो उसमें क्या था, एनालिसिस ऑफ केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ ऐसे केमिकल्स को जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उन केमिकल्स को स्टडी किया जाता था कि कौन से प्लांट में से कौन से केमिकल्स निकल रहे हैं। किन्हीं में एल्कलॉइड्स ज़्यादा निकलते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कह सकते हैं, जैसे टर्पीन्स। ठीक है, और बहुत ही टर्पेंटाइन ऑयल जैसे निकलता है पाइन के पेड़ में, देवदार के पेड़ में, और रबर, लेटेक्स, रेजिन्स, काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रीज अपने जाइलम में, ओल्ड जाइलम और ओल्ड फ्लोएम में भर के रखते हैं। तो प्लांट में काफ़ी केमिकल्स होते हैं। देन यूफोर्बिएसी प्लांट्स के स्पीशीज में जैसे रबर, गम, पल्प वाला पेपर जिससे बनता है, उसमें भी लेटेक्स निकलता है। तो ये केमिकल्स ही होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री में इन केमिकल्स को पढ़ा जाता था और उनके बेसिस पे ही जिसमें जिस तरह का एक तरह का केमिकल निकलता था उनको एक ग्रुप में रखा जाता था। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में थोड़ा डीप में, थोड़ा डिटेल में हो गई क्लासिफिकेशन का बेसिस, थोड़ा बढ़ गया। उसमें सेल को भी देखे जाने लग गया, एनाटॉमी को भी देखा जाने लग गया, एम्ब्रियोलॉजी को भी, फाइटोकेमिस्ट्री को भी देखा जाने लग गया। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म on the base of don't just externally morphological features but also internal features, morphology, anatomy, cytology, physiology, biochemistry। मतलब अंदर के भी सिर्फ बाहर से देख कर ही उसको सेम ग्रुप में नहीं रखना, बट अंदर भी फोकस करना है कि अंदर उसके क्या स्ट्रक्चर है, अंदर उसके किस तरह का सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, या उसकी फिजियोलॉजी कैसी है उस ऑर्गेनिज्म की, या बायोकेमिस्ट्री कैसी है उस ऑर्गेनिज्म की, कैसे केमिकल रिएक्शंस उसमें होते हैं। तो इस वजह से उसमें ऐसे केमिकल्स बनते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होंगे ही नहीं तो केमिकल्स प्रोडक्ट्स में कैसे बनेंगे। प्रोडक्ट्स में तो तभी बनेंगे ना जब A + B विल गिव यू C एंड D। तो C उसका मेन प्रोडक्ट हो गया, D उसका बाय प्रोडक्ट हो गया। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस उसके अंदर जो हो रहे होंगे, बायोकेमिस्ट्री उसमें जो चल रही होगी, उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने लग गए। मेरिट क्या हुए इसके, इट स्ट्रेसेस ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच ऑर्गन or organism. There is a stress on comparative study. It places only related organisms in a group. तो इसका स्ट्रेस एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में, डीप स्टडी करने में इसका था, स्ट्रेस दिया जाता था इस सिस्टम में, नेचुरल सिस्टम में। और कंपैरिजन भी करते थे, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ही ग्रुप में रखते थे, इसमें अनरिलेटेड को कभी भी नहीं रखते थे, और कोई चांस नहीं था कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म किसी ग्रुप में आ जाए, क्योंकि इतनी डीप में स्टडी होती थी।
सिस्टम क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया। इसके बाद सबसे पहले एरिस्टोटल का था, फिर बेंथम हुकर का नेचुरल सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटल का। तो इसमें क्लासिफाई प्लांट बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस इन्होंने एडोल्फ एंगलर ने और कार्ल प्रांटल ने प्लांट के फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे इनको फैमिलीज में बांटा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा प्लांट्स को, कि ये सोलिनेसी फैमिली है, ये फैबेसी फैमिली है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ऑन द बेसिस ऑफ कि फ्लावर में किस तरह के स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स की क्या कंडीशन है, फ्यूज्ड है, फ्री है, और उनका कोरोला कैसा है, केलिक्स कैसा है। तो उनके पूरे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही इनका बेसिस था। और प्लस इसके अंदर फाइलोजेनी पढ़ी जाती थी, टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, और इसमें रिलेशनशिप ढूंढा जाता था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढा जाता था इसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको दो तरीके से मिल सकता है, वैसे तो बहुत तरीके हैं बट स्टिल दो मेन तरीके होते हैं। एक तो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं और एक आपके होते हैं जो डीएनए कह सकते हैं, डीएनए से पता करना एवोल्यूशनरी का, डीएनए बेसिस पे। ठीक है, तो डीएनए पे आपको कॉमन डीएनए ढूंढना पड़ता है। कॉमन डीएनए को सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में आप ये देख सकते हो कि कौन से प्लांट ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें मैक्सिमम डीएनए मैचिंग होगी, दैट मीन्स वो सेम फैमिली के हैं, और जिसमें बहुत कम कॉमन डीएनए मिलेगा तो वो कम होते। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है, डीएनए बेसिस पे होता है, और फॉसिल बेसिस पे इस वजह से क्योंकि फॉसिल्स पर्टिकुलर ऐसे डेड रिमेन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे प्लांट्स के कह लो चाहे एनिमल के कह लो, जैसे रिमेन्स होते हैं जो हमें टाइम डेटिंग करने में हेल्प करते हैं कि मतलब ये प्लांट कितना पुराना था, या उस टाइम पे जब ये प्लांट फॉसिल बना उस टाइम पे चारों तरफ किस तरह की वेजिटेशन होती थी, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स थे जो इसके पास आसपास रहते थे, या फिर वहाँ की नॉर्मल वेजिटेशन क्या थी। तो इस वजह से ये सिस्टम क्या है, एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से एंसेस्टर से आ रहा है, कॉमन एंसेस्टर कौन है उसका, दिस वी गेट नॉलेज अबाउट। क्लियर? तो अगर हम कॉमन सा फ्लो चार्ट बनाएं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इन तीनों सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन का, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, और आर्टिफिशियल सिस्टम एरिस्टोटल का दिया हुआ है। और आर्टिफिशियल सिस्टम में जब हम ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टडी करने लगते हैं, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स और जोड़ देते हैं, तो बन जाता है आपका नेचुरल सिस्टम। यानी नेचुरल सिस्टम बना है, उसमें साइटोलॉजी जोड़ दी, देन फाइटोकेमिस्ट्री जोड़ दी, बायोकेमिस्ट्री जोड़ दी, एनाटॉमी जोड़ दी, तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और जोड़ दिए, तो नेचुरल सिस्टम बन गया। अब नेचुरल सिस्टम में अगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जोड़ दिए तो वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम बन गया क्लासिफिकेशन, मतलब उसमें एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरलस लिनियस, क्योंकि इसके बाद कैरलस लिनियस ने भी क्लासिफिकेशन दी। ये फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कह सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं इनको, एंड इट प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, रोट स्पीशीज प्लांटरम एंड सिस्टमा नेचुरल। उन्होंने दो किंगडम में ही क्लासिफाई किया, जैसे एरिस्टोटल ने किया था वैसे इसने भी किया, लिनियस ने भी। लिनियस ने पूरे लाइफ को प्लांट और एनिमल में ही बांटा था, और उन्होंने दो बुक्स लिखी थी, सिस्टमा प्लांटरम प्लांट्स के बारे में, सिस्टमा नेचुरे बाय अबाउट एनिमल्स, और 1758 में ये क्लासिफिकेशन दिया कि डिसएडवांटेज क्या था, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके सिस्टम में भी कोई भी जो डिस्टिंक्शन नहीं था कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है कौन से प्रोकैरियोटिक है। प्लांट्स में सारे ऑर्गेनिजम्स भर दिए थे, जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सारे ही प्लांट्स में आ गए थे। अब फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गे भी करती है जो कि यूनिसेलुलर है और जो मोनेरा की मेंबर है,
और फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स भी करते हैं, जो कि हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज होते हैं, फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं, बट वो यूकैरियोटिक होते हैं. तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड दिस वाज द डीमेरिट. एंड यूनिसेलर और मल्टीसेलर भी एक ही ग्रुप में. अब ब्लू ग्रीन एल्गे मोनरा की है और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्लस वो यूनिसेलर होती है, तो वो कैसे प्लांट्स में आ जाएगी फिर? ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी. और प्लस यूकैरियोटिक में भी जो उसने एनिमल रखे थे, एनिमल को भी उसने सारे एनिमल्स एक में रख दिए थे, यानी कि प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, जो यूनिसेलर एनिमल्स होते हैं, उनको उसने बड़े बड़े एनिमल्स जैसे लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, उनके साथ रख दिया था कि सभी एनिमल्स हैं. तो उसमें यूनिसेलर मल्टीसेलर को कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ा था. वो भी ये डिफरेंट कह सकते हैं. इट इज द बैड और डीमेरिट, इट्स आल्सो डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर हो गया आपको? नाउ अगर इसको सही करना था तो दूसरे साइंटिस्ट को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनानी पड़ी, जो आपका अर्नेस्ट हेकल ने. अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, जिसमें उसने प्लांट और एनिमल्स दोनों में से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बाहर किया जो कि प्रोटिस्टा हैं. ठीक है, दोनों में जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यानी उनमें चाहे कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस हो सके या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सके, वो हेटेरोट्रॉफिक हो, तो ऐसे एनिमल्स का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने कहा नाम दिया प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो अर्नेस्ट हेकल ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट दिया. तो अर्नेस्ट हेकल का यूनिसेलुलर का हम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने ये अभी पीपीटी और एडिट करनी है, पूरी एडिट नहीं हुई है, तो अर्नेस्ट हेकल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हम यहाँ से देखते हैं इंटरनेट से. तो इसने 3 किंगडम दिए हैं, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड प्लांटिंग. ठीक है, इन हिज क्लासिफिकेशन स्कीम लिनियस रिकॉग्नाइज्ड ओनली 2 किंगडम. लिनियस ने तो 2 ही दिए थे, बट in 1860s German investigator Ernest Haeckel proposed a 3 kingdom system of classification. Haeckel's 3 kingdoms were Animalia, Ma'am, and Protista. you haven't shared the screen right now. Okay. So यहाँ पर येलो में हाईलाइट हो रखा है कि 1860 में जर्मन इन्वेस्टिगेटर ने अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया. उसने ये कहा कि एनिमल्स और प्लांट दोनों में से हम यूनिसेलुलर को अलग कर देते हैं, क्योंकि बहुत हौच पौच हो रहा है, एनिमल्स में भी यूनिसेलुलर आ रहे हैं, प्लांट्स में भी यूनिसेलुलर आ रहे हैं. तो इसके लिए एक यूनिसेलुलर का अलग से, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का अलग से एक क्या होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए. तो उसने किंगडम प्रोटिस्टा रख दिया, एक किंगडम अलग कर दिया. तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गई 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी? अर्नेस्ट हेकल ने दी थी, तो 1860s में. तो मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें आ गए. हेकल सिस्टम वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड. इसमें भी इसने सारे यूनिसेलुलर को एक ग्रुप में रख दिया था, सारे यूनिसेलुलर को, समझ रहे हो? अब तक मोनेरा डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब 3 किंगडम में मोनेरा नाम का कोई सिस्टम नहीं है, बस 3 किंगडम है, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में इसने सारे यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया. अब सारे यूनिसेलुलर में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसमें मोनेरा के यानी कि प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे और यूकैरियोट्स भी आ जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एक साथ आ गए. ठीक
ठीक है, बैक्टीरिया फंगी एक साथ आ गए और प्रोटिस्टा भी है उसमें, तो प्रोटोजोआस भी हैं, तो ये क्या है, गलत है, ये एक डीमेरिट हो गया, ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हो पाया, वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। फिर इसको सही करने के लिए आर.एच. विटेकर ने दिया फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 1968 रॉबर्ट विटेकर डिवाइज्ड अ सिस्टम that was widely accepted by biologists for many years. विटेकर ने क्लासिफिकेशन स्कीम दी जिसने 5 किंगडम्स को आइडेंटिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, एंड इवन दो किंगडम फंगी को भी, फंगी में प्लांटे, एनिमेलिया एंड टू बी लेसर एक्सटेंट, मतलब उसने 5 किंगडम बना दिए, फंगी का अलग किंगडम बना दिया, प्लांट का अलग ऑलरेडी था, एनिमल का ऑलरेडी था, प्रोटिस्टा बन चुका था, ठीक है, 3 किंगडम में, तो उसने फंगी का एक किंगडम और मोनेरा बैक्टीरिया का, फंगी और मोनेरा का इसने और जोड़ दिया उसमें, तो 5 किंगडम बन गए फाइनली 1968 में रॉबर्ट विटेकर के प्रपोज किए। और इसमें मोनेरा को वैलिड कैटेगरी नहीं बताई जाती अभी, प्रोटिस्टा रिमेन्स इंटैक्ट टुडे, प्रोटिस्टा अभी तक वैसा ही है, किंगडम मोनेरा इज नो लॉन्गर कंसिडर अ वैलिड कैटेगरी आफ्टर जेनेटिक वर्क शेड न्यू लाइट ऑन इट्स फाइलोजेनेटिक रिलेटेड हिस्ट्री। मतलब अभी भी मोनेरा की जो पोजीशन है वो इतनी क्लियर नहीं है, बिकॉज मोनेरा में भी कुछ और ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। 1970 जेनेटिक कंपैरिजंस यूजिंग स्मॉल सब यूनिट इंपॉर्टेंट है। 1970s में एक स्मॉल सब यूनिट आरएनए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल सब यूनिट आरएनए होता है 16S आरएनए। एस क्या है इसमें, 16S होता है, इसका यूनिट होता है सेडिमेंटेशन का, कि मतलब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये हमेशा राइबोसोम्स के वेट के लिए दिया जाता है। तो 16S आरएनए के बेसिस पे जो मोनेरा के को भी डिवाइड करा गया, इसमें आर्की बैक्टीरिया अलग करे गए और यू बैक्टीरिया अलग करे गए, यानी ट्रू बैक्टीरिया को अलग किया गया और आर्की बैक्टीरिया को अलग किया गया। तो इस वजह से आर्किया नाम का डोमेन एक अलग बनाना पड़ा, 3 डोमेन्स बनाने पड़े फिर, ठीक है। तो 1970 में जेनेटिक कंपैरिजन किए गए स्मॉल यूनिट आरएनए के बेसिस पे, जिसमें हाईलाइटेड अ मेजर प्रॉब्लम विद ग्रुपिंग ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स टुगेदर अंडर द सिंगल किंगडम ऑफ मोनेरा, क्योंकि इसमें सारे प्रोकैरियोटिक एक साथ रख दिए थे। सम प्रोकैरियोटिक सेल्स वंस कंसिडर्ड बैक्टीरिया वर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया समझे जाते थे वो ज्यादातर यूकैरियोट से रिलेटेड थे। दिस रिक्वायर्ड अ लार्जर फाइलोजेनेटिक कैटेगरी टू बी क्रिएटेड, द डोमेन, इस वजह से वहां पर किंगडम से भी बड़ी एक कैटेगरी बनाना जरूरी हो गया था, डोमेन नाम की। 2 of the 3 domains contain prokaryotic organism, जिसमें 2 डोमेन्स तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के ही हैं, जो कि हैं बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया बोल लो या मोनेरा बोल लो। तो 2 डोमेन तो आपके क्या हैं, 2 डोमेन आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं, या फिर प्रोकैरिया बोल लो, प्रोकैरिया, आर्किया और यूकैरिया। तीसरा डोमेन क्या है, यूकैरिया। और डोमेन बैक्टीरिया इंक्लूड मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, एवरीडे प्रोकैरियोट्स, जिनसे हम डेली लाइफ में रूबरू होते रहते हैं। दिस इंक्लूड पैथोजेनिक स्ट्रेन, जो डिजीजेस भी करते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी है जो हमारे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में और डेली काम आते हैं। हार्मोन आर्किया में ऐसे ऑर्गेनिज्म, डोमेन आर्किया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो हार्डी होते हैं, जो बहुत ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इसीलिए उनका नाम आर्किया है, क्योंकि अर्ली अर्थ पे बहुत हार्श कंडीशंस थे, तब से ये इवॉल्व हो रखे हैं, तब से ये अभी तक ऐसे ही हैं, और ये बहुत हार्डी ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी मेम्ब्रेन्स इतनी टफ होती हैं, सेल वॉल्स इतनी टफ होती हैं कि ये 110 डिग्री पे भी आराम से सर्वाइव करते हैं। इनमें ऐसी इंजाइम्स होती हैं जो इनका टेम्परेचर से कोई डीनेचुरेशन नहीं होता, तो इसीलिए इनको आर्किक प्रोकैरियोट्स बोले गया। थर्ड डोमेन इंक्लूड ऑल लाइफ कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तीसरा डोमेन में सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा उनका मेंबर अपना खुद का अलग मेंबर है, जिसमें प्रोटोजोआ, एल्गे, स्लाइम मोल्ड्स सभी आते हैं, और ये यूनिसेलर, मल्टीसेलर होते हैं, ट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जैसे यूग्लिना है, प्रोटिस्टा में एक यूग्लिना है, तो वो
मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, जब उसके पास लाइट होती है तो वो अपने क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लाइट नहीं होती तो फिर वो हेट्रोट्रॉफ की तरह एक्ट करता है। तो यूरिना दोनों काम कर सकता है, ठीक है। अब हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की एक बार इमेज देख लेंगे, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई, यहाँ पे दिया हुआ आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा। इसमें आर्किया में इतना इमेज इतना क्लियर नहीं दे रखा। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कार्ल वूज ने दिया है, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। इस वाले इमेज में भी बहुत स्मॉल में दे रखा है बट क्लियर है, कार्ल वूज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इसको देखते हैं, हाँ इसमें भी क्लियर है, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर से आपके पहले दो ब्रांचेस निकले हैं। अब उन 2 ब्रांचेस में यूकैरियोट के पास है आर्किया, क्योंकि आर्किया क्या था, ज्यादा यूकैरियोट से रिलेटेड था। तो इसीलिए जो 2 मेन ब्रांचेस निकली हैं, एक तो गई बैक्टीरिया में रेड वाली लाइन, और एक रेड वाली लाइन इस तरफ गई है। उस रेड वाली लाइन में सब पहले तो आर्किया अलग हुआ है और फिर आगे जाके क्या अलग हुआ है, यूकैरिया अलग हुआ है। क्लियर हो रहा है ये डायग्राम कि किस तरीके से ब्रांचिंग हुई है। बैक्टीरिया में ग्रीन कलर की शेडिंग में आपको बैक्टीरिया दिखा रखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन विच आई एम ट्राइंग टू शो? बैक्टीरिया में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, नेम्स आर गिवन। बहुत कम टाइम बचा है, मैं